समीर के रिया का नाम लेते ही नंदिनी ने भी चौंक कर दरवाजे की तरफ देखा। सामने एक बेहद खूबसूरत लड़की खड़ी थी। उसने जल्दी से समीर से दूर होते हुए कहा, मैं रिसेप्शन पर कॉफी का कहकर आती हूँ। नंदिनी के बाहर जाते ही रिया ने समीर को खा जाने वाली नजरों से देखा। ये क्या था समीर? कौन है ये लड़की? और तुम उसके साथ इस तरह से चिपक के क्या कर रहे थे? समीर उसके इस तरह पूछने से एकदम से घबरा गया था। तो आखिर रिया को क्या जवाब देता? वो उसे कैसे समझाता कि जिस लड़की की आंखों में वो इस तरह खोया हुआ था उसे वो ठीक से जानता तक नहीं। समीर ने जल्दी से उसके पास जाकर उसके कंधे थामते हुए कहा, रिया रिया रिया, तुम खामखा अपना बीपी बढ़ा रही हो। मेरा उससे ऐसा कोई रिश्ता नहीं है जिसके लिए तुम्हें परेशान होने की जरूरत पड़े। मैं तुम्हें सब एक्सप्लेन करता हूँ, लेकिन प्लीज पहले तुम शांत हो जाओ। तुम्हारा उससे कोई रिश्ता नहीं, तब तुम उसके साथ ऐसे लिपटे हुए थे। पता नहीं अगर कोई रिश्ता होता तो फिर तो शायद तुम दोनों बेड पे नजर आते। नहीं? न जाने क्यों रिया के मुंह से नंदिनी के हवाले से ऐसी बातें सुनकर समीर को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। उसने रिया को चुप कराने की कोशिश की, मगर उसने अभी अभी जो भी देखा था उसके लिए वो सब इतनी आसानी से भुला देना मुमकिन नहीं था। इसलिए वो उसी लहजे में बोलती चली गई, और वो लड़की किस कैरेक्टर की है कि तुम्हें ठीक से जानती भी नहीं और तुम्हारे साथ? रिया की बात उसके मुंह में ही रह गई। समीर से और बर्दाश्त नहीं हुआ, यहाँ तक कि गुस्से में आकर उसने रिया को थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठा दिया था। लेकिन ऐन वक्त पर नंदिनी ने आकर उसका हाथ रोकते हुए कहा, समीर आप ऐसा नहीं कर सकते। उसके इस तरह अचानक से आ जाने से समीर ने भी अपना ऊपर उठा हुआ हाथ वापस ले लिया। तब नंदिनी रिया की तरफ मुड़ते हुए बोली, समीर सच कह रहे हैं मैम, मेरा इनसे कोई रिश्ता नहीं है। हम लोग एक्सीडेंटली बस में मिले। यहाँ आसपास के होटल्स में कमरा खाली नहीं था, इसलिए हम दोनों को यहीं एक कमरा मिल पाया। आपने जिस वक्त हमें देखा, दरअसल हम एक दूसरे से तंग आकर लड़ाई कर रहे थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आपने हमें ऐसे मोमेंट पर देख लिया जहाँ पर किसी को भी हम पर शक हो सकता था। आई एम सॉरी कि आपको मेरी वजह से ठेस पहुंची, मगर ट्रस्ट मी, हम दोनों वाकई अजनबी हैं। कहकर नंदिनी फिर से बाहर निकल गई। उसे मन ही मन खूब गिल्ट महसूस हो रहा था कि दो प्यार करने वालों के बीच वो ऐसे दरार डाल गई। नंदिनी की बातों में सच्चाई का एहसास था, शायद इसलिए रिया उसकी बात समझ चुकी थी। उसके दोबारा कमरे से बाहर जाते ही रिया तेजी से चलकर समीर के पास आई और उसकी पीठ से लिपटते हुए बोली, सॉरी, लेकिन मैं क्या करती? उस वक्त मेरी जगह पे शायद तुम रहते तो तुम्हें भी वही लगता ना। रिया को ऐसे परेशान देखकर समीर भी ज्यादा देर तक नाराज नहीं रह सका। उसने पीछे मुड़कर उसके आंसू पोंछे और बोला, ओके, आप ये सब बातें छोड़ो, ये बताओ कि तुम यहाँ इतनी जल्दी कैसे पहुंची? रास्ते तो शायद बंद है ना? तब रिया ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हाँ, मेन रूट बंद है, लेकिन हमारे घर के पास से दूसरे रास्ते होकर यहाँ आसानी से आया जा सकता है, इसलिए मैंने डैड की गाड़ी उठाई और यहाँ चली आई। अब जल्दी जल्दी सामान उठाओ और चलो मेरे साथ। कहते हुए रिया ने उसके सामान के लिए कमरे में नजरें घुमाई। उसका इकलौता बैग उठाते हुए दोनों कमरे से बाहर निकाला। नंदिनी उन्हें लॉबी में ही मिल गई थी। उसे देखते ही समीर ने कहा, मैं निकलता हूँ। नंदिनी ने एक हल्की सी मुस्कुराहट होठों पर सजाए हुए दोनों को बाय कहा और कमरे में आ गई। दोनों के जाने के बाद नंदिनी ने एक लंबी सी नींद ली, यहाँ तक कि उसने डिनर भी नहीं किया। सारी थकान उतारने के बाद जब सुबह उसकी आंख खुली तो उसे सबसे पहले अपने पापा का ख्याल आया, जिन्हें ढूंढने के लिए उसे दिल्ली से अकेले शिमला आना पड़ा था। अब तक शहर जाने का रास्ता भी क्लियर हो चुका था। नंदिनी ने एक बार फिर उस पर्ची को अपने वॉलेट से निकाला जो उसे रीमा ने दिया था। उस पर लिखा एड्रेस उसने एक बार फिर से पढ़ते हुए दोहराया, नालदेहरा गोल्फ कोर्स। उसने अपने मोबाइल से उस पर्ची की फोटो क्लिक की और फिर उस पर्ची को वापस अपने वॉलेट में रखकर होटल से बाहर निकल गई। नालदेहरा पहुंचकर वो सीधे गोल्फ कोर्स आ गई थी, क्योंकि रीमा के मुताबिक उसके पापा यही गोल्फ कोर्स में अकाउंट सेक्शन में जॉब कर रहे थे। वो धड़कते दिल के साथ काउंटर पर पहुंची और अपने पापा के बारे में पूछा, एक्सक्यूज मी, मुझे मिस्टर ऋषि वर्मा से मिलना था, आप प्लीज उन्हें बुला देंगे? रिसेप्शनिस्ट ने उन्हें जवाब देते हुए कहा, श्योर, लेट मी चेक मैम। कहकर वो रजिस्टर में चेक करने लगा। कुछ ही देर के बाद उसने रजिस्टर से नजरें हटाकर नंदिनी को देखते हुए कहा, सॉरी मैम, इस नाम का तो यहाँ पर कोई भी एम्प्लॉय काम नहीं करता। ये सुनते ही नंदिनी एकदम से मायूस होते हुए बोली, आप प्लीज एक बार ठीक से चेक कीजिए ना, मुझे तो यही खबर मिली थी कि वो यहीं पर अकाउंट सेक्शन में जॉब कर रहे हैं। नंदिनी को ऐसे गिड़गिड़ाते हुए देखकर रिसेप्शनिस्ट को उस पर तरस आ गया। उसने उसे शांत कराते हुए कहा, मैं यहाँ के किसी सीनियर से पूछ के बताता हूँ, शायद उन्हें कुछ पता हो, क्योंकि मैं यहाँ पर कुछ ही महीने पहले आया हूँ। कहकर वो वहां से अंदर की तरफ चला गया।
कुछ ही देर में वो एक और शख्स के साथ वापस लौटा। मैम, ये यहाँ के मैनेजर हैं, ये मिस्टर ऋषि वर्मा के बारे में जानते हैं। इतना सुनना था कि नंदिनी ने एकदम से बेचैनी भरे लहजे में कहा, सर प्लीज मुझे ऋषि वर्मा से मिलवा दीजिए, वो यहीं काम करते थे ना। मैनेजर ने रिप्लाई करते हुए कहा, जी वो काफी सालों से काम तो यहीं करते थे, लेकिन आप उनसे मिल नहीं सकती। नंदिनी हैरान होकर उसकी बात दोहराते हुए कहा, मिल नहीं सकती? लेकिन क्यों? क्योंकि वो 6 महीने पहले ये जॉब छोड़कर जा चुके हैं। कब? कहाँ? कहाँ गए हैं वो? आपके पास कोई एड्रेस, कोई पता तो होगा ना? सॉरी मैम, वो यहाँ से कहाँ गए हैं ये किसी को भी नहीं पता। नंदिनी को अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। वो अपने नसीब से इस तरह हार चुकी थी। अपने जिस पिता को वो बरसों से ढूंढती आई, उनके इतने करीब आकर भी उन्हें पा नहीं सकेगी। उसने वहां लगी चेयर्स पर बैठकर अपना बैग खोला और उसमें से पानी की बोतल निकालकर कुछ घूंट भरते हुए सोचने लगी, आखिर क्यों पापा, आखिर क्यों? क्या मैं बचपन से लेकर आज तक आपसे जुड़े सवालों को यूं ही बोझ लिए ढोती रहूंगी, या फिर मुझे भी कभी आपका सपोर्ट, आपका प्यार नसीब होगा? रिया समीर को होटल से अपने घर ले आई थी। सफर की थकान और फिर कल रात रिया के डैड ने उसे जो कुछ भी कहा था, उसकी वजह से समीर को भी सुबह उठते उठते काफी देर हो गई थी। लेकिन उठते ही वो तय कर चुका था कि रिया के डैड को क्या जवाब देना है। वो उठकर जल्दी जल्दी फ्रेश हुआ और अपना बैग लेकर कमरे से बाहर आ गया। बाहर हॉल में बैठी रिया उसे देखकर चहक कर बोली, उठ गए तुम? मैं अभी तुम्हें जगाने ही आ रही थी। समीर ने वहां खड़े खड़े जवाब दिया, उठ गया, लेकिन तुम ये बैग वैग लिए बाहर क्यों आ गए? रिया ने उसके कंधे पर टंगे बैग को देखा तो हैरानी से बोली। समीर ने एक नजर उसकी तरफ देखा और फिर नजरें झुकाए हुए बोला, मैंने अंकल के ऑफर के बारे में बहुत सोचा और इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि। वो कहते कहते कुछ झिझक सा गया। रिया अपनी आंखों में हैरानी लिए उसके पास आकर बोली कि मैं उनकी बात नहीं मान सकता। रिया, मैं अपने घर का इकलौता बेटा हूं, मेरी फैमिली को मेरी जरूरत है। मैं उन्हें अकेला छोड़कर यहाँ तुम्हारे पापा का बिजनेस नहीं संभाल सकता। समीर ने कहते हुए अपना चेहरा घुमा लिया। रिया ने उसकी बाहें थामकर बेचैनी से उसे झकझोरते हुए कहा, लेकिन समीर, यू लव मी ना? यूएस में तुमने मुझसे शादी करने का वादा किया था, मुझे अपनी लाइफ पार्टनर बनाने की कसमें खाई थी, और आज पापा ने तुम्हें यहाँ सेटल होने के लिए कह दिया, तो तुमने वो वादे, वो कसमें, सब कुछ भुला दिया। समीर ने धीरे से उससे अपनी बाहें छुड़ाई और बोला, हाँ रिया, ये सच है, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ, तुम्हें बहुत चाहता हूँ, लेकिन ये प्यार, मेरी फैमिली, उनके लिए मेरी जिम्मेदारियों से कभी बड़ा नहीं हो सकता। हमारे पेरेंट्स हमारे लिए कितना कुछ करते हैं, और जब उन्हें हमारी जरूरत पड़े तो हम उन्हें छोड़कर दूर हो जाएं। ये नहीं होना चाहिए ना। इसलिए आई एम सॉरी रिया, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता, इसलिए मैं वापस दिल्ली जा रहा हूँ। इतना कहकर समीर वहां रुका नहीं। तेज तेज चलते हुए वो वहां से निकल आया। रिया पीछे से उसे पुकारती रह गई। इधर नंदिनी गोल्फ कोर्स से निकलकर वापस होटल चली आई थी। वो यहाँ 3 दिन का टाइम लेकर आई थी। उसे एक उम्मीद थी कि शायद पापा यहाँ मिल जाएंगे और इन 3 दिनों में वो अपने बचपन से लेकर आज तक की सारी कमी पूरी कर लेगी। लेकिन यहाँ आकर उसे पता चला कि अभी अपने पापा से मिलने के लिए उसे और न जाने कितने सालों का इंतजार करना पड़ेगा। उसने जल्दी जल्दी अपना सारा सामान समेटा और बस स्टैंड की तरफ आ गई। उसने घड़ी में वक्त देखा तो अभी 5 ही बज रहे थे। 8 बजने में अभी काफी वक्त था। वो वहीं बस स्टैंड के पास ही बने एक पार्क में चली आई। टहलते हुए वो यूं ही पार्क के चक्कर काट रही थी, तभी उसे कोने में बैठा हुआ समीर दिख गया। ये यहाँ क्या कर रहा है? इसे तो इसकी गर्लफ्रेंड लेकर गई थी ना। उसने जैसे खुद से ही सवाल किया। फिर अनचाहे ही उसके कदम समीर की तरफ बढ़ते चले गए। अपने घुटनों पर चेहरा टिकाए हुए समीर जैसे किसी दूसरी दुनिया में खोया हुआ था। फिक्र में डूबी हुई उसकी आंखों ने नंदिनी को पूछने पर मजबूर कर दिया। उसने समीर के पास बैठते हुए अपना गला साफ किया और बोली, क्या हुआ? एनी प्रॉब्लम? समीर ने उसके टोकते उसकी तरफ देखा तो उसे देखकर चौंक गया। उसने जल्दी से खुद को संभालते हुए कहा, कुछ नहीं, बस वापस जाना है तो बस का इंतजार कर रहा हूं। मिस्टर खड़ूस, लग तो नहीं रहा है कि कुछ नहीं हुआ। वैसे आपकी गर्लफ्रेंड कहाँ है? वो आपको सी ऑफ करने नहीं आई? समीर ने फीकी सी हंसी हंसते हुए कहा, वी ब्रोक अप। व्हाट? लेकिन क्यों? न जाने क्यों नंदिनी को यह सुनकर अच्छा नहीं लगा। समीर अब भी उसी लहजे में बोला,
प्यार के बीच में जब टर्म्स एंड कंडीशंस आने लगते हैं ना, तो फिर वो प्यार प्यार नहीं रह जाता, सौदा हो जाता है। और मुझे सौदा मंजूर नहीं था। मुझे लगा कि शायद हम दोनों एक दूसरे के लिए फिट नहीं है, इसलिए मैं सब कुछ छोड़कर वापस घर जा रहा हूँ। समीर का इतना कहना था कि नंदिनी के भी पुराने जख्म उभर आए। समीर की बातों ने उसे अपने दुख याद दिला दिए। उसने एक गहरी सांस ली और भीगे हुए लहजे में बोली, फिर सही किया आपने। रिश्तों में जहां प्यार की जगह सौदा और कंडीशंस आने लगे, तो फिर उस रिश्ते को आगे बढ़ाने का कोई मतलब नहीं है। क्योंकि जबरदस्ती के रिश्ते ना सिर्फ साथ रह रहे दो लोगों की जिंदगी खराब करते हैं, बल्कि उनके रिश्ते में पिस जाते हैं उनके बच्चे, जिनका कोई कसूर नहीं होता, लेकिन उनका बचपन, उनकी जिंदगी हमेशा हमेशा की महरूमी में ढकेल दिए जाते हैं। नंदिनी का इतना कहना था कि समीर की बर्दाश्त का भी बांध टूट गया। उसने एक झटके से नंदिनी को गले लगाया और फूट फूट कर रोते हुए बोला, लेकिन मेरे लिए ये बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। नंदिनी आज तक किसी लड़के के इतने करीब नहीं आई थी। फिर समीर ने तो जज्बात में आकर उसे अपने आप में भींच लिया था। एक पल को उसने जल्दी से उससे अलग होने का फैसला कर लिया था, लेकिन समीर जिस तरह से रोए जा रहा था, उसमें हिम्मत नहीं थी कि वो उसे खुद से अलग कर देती। समीर ने रोते हुए कहा, मैं उस लड़की के लिए दिल्ली से यहाँ आया, ये सोचकर कि पहले उसकी फैमिली से मिल लूं, फिर घर के लोगों को उसके बारे में बताऊंगा और फिर हम लोग शादी कर लेंगे। मगर मुझे नहीं पता था कि रिया मुझसे प्यार नहीं, सौदा कर रही है। नंदिनी उसे अपने गले लगाए हुए उसकी पीठ सहलाए जा रही थी। उसका दिमाग कह रहा था कि उसे जल्द से जल्द समीर से खुद को दूर कर लेना चाहिए, मगर न जाने दिल का कौन सा तार समीर के दुख से जाकर जुड़ गया था कि वो यूं उसे अपने गले से लगाकर उसे तसल्ली देती रही। तभी पीछे से आवाज आई, तुमने साफ साफ क्यों नहीं कह दिया समीर कि तुम इस लड़की की वजह से मुझसे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहते? आवाज सुनते ही समीर और नंदिनी दोनों ने पलट के देखा। सामने रिया खड़ी थी। समीर और नंदिनी रिया की आवाज सुनकर जल्दी से एक दूसरे से अलग हो गए। रिया ने कुछ कदम आगे बढ़कर उनके पास आते हुए कहा, तो तुम्हारे इनकार की वजह मेरे पापा का ऑफर नहीं, बल्कि ये लड़की है। तुमने अपनी फैमिली की वजह से नहीं, बल्कि इस लड़की की वजह से मुझसे सारे रिश्ते तोड़ लिए। समीर ने एकदम से तड़प कर उससे कहा, रिया तुम गलत समझ रही हो, मैं और नंदिनी तो। रिया ने उसकी बात पूरी नहीं होनी थी। उसने अपनी हथेली उठाकर गुस्से से फूलती हुई सांसों के बीच कहा, बस समीर, बस। जो एक बार हो वो गलती, जो बार बार हो वो गलती नहीं, गुनाह होता है। हमें अपने पापा से लड़ झगड़ कर, उन्हें मना कर, सिर्फ इसलिए यहाँ तक भागी चली आई कि तुम्हें अपने पापा की तरफ से सॉरी बोलूं और तुम्हें ये खुशखबरी सुनाओ कि पापा मान गए हैं। और तुम यहाँ इस लड़की के सीने से लगे मुझसे पीछा छूटने की खुशियां मना रहे हो। उन्हें इस तरह से लड़ते हुए देखकर नंदिनी ने भी आगे बढ़कर उसकी तरफ आते हुए कहा, समीर सही कह रहा है रिया, तुमने जो कुछ भी देखा वो उस तरह बिल्कुल भी नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। लेकिन रिया ने उसे उंगली दिखाते हुए कहा, चुप, एकदम चुप। उस दिन तूने जो कुछ भी कहा मैंने आंख मूंद कर सब सच मान लिया, यहां तक कि अपनी आंखों देखी चीजें भी झुठला दी, लेकिन आज नहीं। और तुम मिस्टर समीर कश्यप, जब धोखा देना जानते हो तो उसे कबूल करने का गट्स भी रखो ना। रिया, एक बार मेरी बात तो सुन लो। नहीं समीर, अब नहीं। तुमने जो कुछ भी किया ना, उसके बाद तुम अपने घुटनों पे चल के भी मेरे पास वापस लौटोगे ना, तो तुम्हें नहीं अपनाने वाली मैं, कभी नहीं। रिया ने एक नफरत भरी नजर दोनों पर डाली और वहां से चली गई। नंदिनी इस सब से एकदम शॉक्ड में थी, लेकिन फिलहाल उसे समीर को संभालना था। वो जल्दी से उसकी तरफ मुड़ते हुए बोली, समीर, सब ठीक हो जाएगा, मैं समझाऊंगी उसे, वो तुम्हें ऐसे छोड़कर नहीं जा सकती। कहते हुए उसने समीर को तसल्ली देने के लिए उसकी बाहें थाम ली, लेकिन समीर ने एक झटके में उसे अपनी बाह छुड़ाई और बोला, डोंट टच मी एंड जस्ट स्टे अवे फ्रॉम मी। ये सब कुछ तुम्हारी